आज के दौर में हर देश को विश्व गुरु बनना है, पर अमेरिका किसी और को बनने नहीं देता है। पैसा, हथियार, फौज, तकनीक, विज्ञान, इन सारे क्षेत्रों में अमेरिका का बिना शक व शुबह कोई सानी नहीं, वही विश्व गुरु है। पर पिछले एक दशक में एक ऐसा देश उभरा है जिसने अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश की है सीरियसली, और हो सकता है कि आने वाले समय में वो अमेरिका को और कड़ी टक्कर दे भी दे। हम चीन की बात कर रहे हैं। व्यापार के मामले में चीन अमेरिका को टक्कर दे ही रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा धंधा वही करता है। तभी डोनाल्ड ट्रंप घबराए घबराए घूम रहे हैं और मनमाने ढंग से दुनिया के कई देशों पर वो टैरिफ लगाते जा रहे हैं। चीन अमेरिका को टक्कर देने के लिए नई नई चीजें भी इजाद करता रहता है। अमेरिका मार्केट में कुछ लेकर आता है तो तुरंत चीन उसकी कॉपी मार्केट में उतार देता है। विज्ञान के क्षेत्र में भी अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश चीन की तरफ से चली रही है। इन दिनों इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियों का मार्केट बढ़ाने में चीन लगा हुआ है। तो इन सारी चीजों के बाद चीन ने अब ठाना है कि वो एक और बड़ा बांध बनाएगा। हम और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन में ही दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े बांध हैं, लगभग 87,000। दुनिया का सबसे बड़ा बांध भी यही है, जिसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। ये बांध 2012 में बनकर तैयार हुआ था। चीन इससे लगभग 22,000 मेगावाट बिजली बनाता है और अब चीन ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का ऐलान कर दिया है, प्लान का। वो थ्री गॉर्जेस डैम से भी बड़ा बांध बनाने जा रहा है और इस बांध से उसका इरादा 60,000 मेगावाट बिजली बनाने का है। इतनी बिजली पिछले एक साल में ब्रिटेन ने अकेले नहीं बनाई। इतनी बिजली नेपाल की खपत का लगभग 35 गुना है, भूटान की खपत का 120 गुना, बांग्लादेश की खपत का 4 गुना, और इतनी बिजली से पाकिस्तान की बिजली की खपत पूरी की जा सकती है। फिर भी काफी बिजली बच जाएगी। पर चीन का ये प्रोजेक्ट भारत के लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकता है, क्योंकि जिस नदी पर ये बांध बन रहा है उसे हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलता है, नदी नहीं है, नद है, इसलिए निकलता है, और भारत, बांग्लादेश जैसे देशों को पानी देता है। इस बांध से चीन भारत तक आने वाली वाटर सप्लाई को कंट्रोल कर पाएगा। पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ेंगे वो अलग चिंता है। तो आज के शो में हम जानेंगे कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध आखिर बनाना क्यों चाहता है, इससे वो हासिल क्या करना चाह रहा है, और भारत में इसे लेकर चिंता क्यों है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। चीन ने इस परियोजना का नाम दिया है मोटुओ हाइड्रो पावर स्टेशन। इस परियोजना की लागत करीब 1.2 ट्रिलियन युआन है। भारतीय रुपए में यह रकम लगभग 1,44,000 करोड़ रुपए हो जाती है। बांध बन कहाँ रहा है, ये जानने के लिए आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। येल एनवायरमेंट 360 नाम की एक अमेरिकी मैगजीन है। पर्यावरण के मुद्दों पर इस मैगजीन का काम है। इस मैगजीन के मुताबिक तिब्बत से निकलने वाली नदियां 10 देशों के 130 करोड़ लोगों को पानी देती हैं। इसलिए तिब्बत को वाटर टैंक ऑफ एशिया भी कहा जाता है, वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहते हैं। कुछ नदियों के नाम आप नोट कर सकते हैं। नंबर 1, सिंधु नदी, इंडस, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तिब्बत से निकलकर भारत के लद्दाख और फिर जम्मू कश्मीर जाती है और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिलती है। सतलज नदी, ये तिब्बत से निकलकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है, फिर पाकिस्तान में जाकर चनाब में मिल जाती है। फिर साल्वीन नदी है, इसका पानी चीन और म्यांमार तक जाता है, अंडमान सागर में ये गिरती है। मीकोंग नदी यहीं से निकलती है, इसकी लंबाई लगभग 5,000 किलोमीटर है, एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक ये नदी पहुंचती है। नंबर 5, वांगी, चीन के कई प्रांतों तक इसका पानी पहुंचता है। और छठवीं नदी का नाम है यालुंग सांगपो। इस पर आप ध्यान दीजिए, पूरा विवाद इसी नदी के इर्द गिर्द है। तिब्बत से निकलती ये नदी विश्व की सबसे ऊंची नदी मानी जाती, सबसे ज्यादा एलिवेशन पे बहती है। समुद्र के जो सतह है, एवरेज सतह, उससे लगभग 5,000 मीटर ऊपर बहती है। तिब्बत के लोगों के लिए ये पूजनीय है। जैसे हमारे यहाँ गंगा का स्थान है, वही सम्मान तिब्बत में यालुंग सांगपो को मिलता है। वहां के लोग कहते हैं कि इसी नदी की वजह से तिब्बत में सिविलाइजेशन कायम हो पाया। तिब्बत से निकलकर ये नदी पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ इस नदी का नाम हो जाता है सियांग, और फिर यहाँ से नदी असम की तरफ बढ़ती है। असम आते आते इसमें दिहांग, दिबांग ऐसी और बड़ी नदियों का पानी मिलता है, और उसके बाद ये बन जाता है एक नद जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। असम से नद बांग्लादेश तक पहुंचता है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ध्यान दीजिए, ये नद हिंदुस्तान से बांग्लादेश में भी बहता है। तो इस नदी पर जब चीन बांध बना लेगा तो एक नहीं 2 देश प्रभावित होंगे। चीन का ये बांध तिब्बत के नियांगची शहर में बन रहा है।
राजदूत के नियमित दर्शक जानते हैं कि 1950 से तिब्बत पर चीन का कब्जा है, यानी बांध पर पूरा हक चीन का होगा, वही इससे फायदा उठाएगा। अब एक और सवाल उठ सकता है कि नियांगची शहर में ही डैम क्यों बन रहा है? क्या और कोई स्पॉट नहीं था? इसकी तीन बड़ी वजह मिलती हैं। पहला, इस शहर से जब यालुंग सांगपो होकर निकलती है तो एक लंबा मोड़ लेती है और यू आकार का शेप बनाते हुए जाती है, जिसे कहा जाता है ग्रेट बेंड। इस ग्रेट बेंड में नदी दिशा बदलकर उत्तर से दक्षिण की ओर बहने लगती है। ऊपर से यह नदी ढलान की तरफ बहती है। यहाँ ग्रेविटी खेल करती है, जिससे पानी की रफ्तार और बढ़ जाती है, यानी इससे बिजली बनाने में सहूलियत होगी। दूसरा बिंदु, ये बांध बनाकर चीन भविष्य में ब्रह्मपुत्र के पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर पाएगा। वो कम पानी भी भेज सकता है, अचानक ज्यादा पानी छोड़कर बाढ़ का खतरा भी पैदा कर सकता है। अब चीन और भारत के बीच कोई आधिकारिक वाटर ट्रीटी तो है नहीं, इसलिए चीन इसका फायदा भी उठा सकता है। ये सुनकर अगर आपके दिमाग में इंडस वाटर ट्रीटी गूंजने लगी है तो आपको सोचना चाहिए। तीसरा बिंदु, नियांगची शहर में हजारों की तादाद में चीनी सैनिक मौजूद है। इसे चीन तिब्बत का शंघाई कहता है। ये डैम बनाकर चीन दिखाना चाहता है कि तिब्बत पर उसका पूरा नियंत्रण है। बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं हम, जैसे वो हाई स्पीड रेलवे लाइन बिछा चुके हैं वहां। अब समझिए कि चीन के इस प्रोजेक्ट का विरोध क्यों है। इसे भी आप 3 पॉइंट्स में समझिए। नंबर 1, जैसा हमने पहले बताया, चीन भारत और बांग्लादेश तक आने वाले पानी को कंट्रोल कर पाएगा। इसे और विस्तार से समझिए। ब्रह्मपुत्र नद को आप देखेंगे तो भारत और बांग्लादेश लोअर रिपेयरिंग स्टेट्स हैं, वही चीन अपर रिपेयरिंग स्टेट है। ये क्या है? अगर कोई नदी पहाड़ों से निकलकर समंदर की ओर बह रही है तो जो देश या इलाके उसके नीचे की तरफ पड़ेंगे उन्हें लोअर रिपेयरिंग स्टेट कहा जाएगा। नदी के ढलान के हिसाब से जो देश नीचे हैं वो उससे ऊपर बसे देशों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि पानी वहीं से आता है। अगर ऊपर वाले देश बांध बना लेते हैं या ज्यादा पानी रोक लेते हैं तो नीचे वालों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए यहाँ अक्सर पानी को लेकर विवाद भी होता है। अगर पानी को लेकर ऊंच नीच हुई तो भारत के लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नद असम का लाइफ लाइन है। खेती पूरी तरह इस पर निर्भर है। अब भले चीन कह दे कि वो पानी को कंट्रोल नहीं करेगा, इसका नुकसान भारत या बांग्लादेश को नहीं होगा, पर दुनिया में ऐसे कुछ उदाहरण मौजूद हैं जब लोअर रिपेयरिंग स्टेट्स को घाटा उठाना पड़ा। सबसे बड़ा उदाहरण है नील नदी का। दुनिया की सबसे लंबी नदी, 6500 किलोमीटर से भी ज्यादा इसकी लंबाई है। इसका सबसे ज्यादा फायदा इजिप्ट उठाता है, अफ्रीकी देश कम फायदा उठा पाते हैं। एक उल्टा उदाहरण है, यहाँ पे लोअर रिपेयरिंग स्टेट ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, अपर रिपेयरिंग कम फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अब वहां पे जो अपर रिपेयरिंग स्टेट्स हैं, सूडान वगैरह, वो अपने यहाँ पे डैम बना रहे हैं और उसने इजिप्ट की जो पेशानी है उस पर बल पड़वा दी है। दूसरी वजह पर्यावरण से जुड़ी है। जानकार कहते हैं कि इतना पानी एक जगह इकट्ठा करने से भूकंप का खतरा भी बढ़ सकता है। जिस इलाके में ये बांध बन रहा है वो भूकंप का खतरा वैसे ही वहां पे मौजूद है। यहाँ भारत और यूरेशिया के टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, यानी जमीन यहाँ खिसकती है। ऊपर से पानी की वजह से दबाव बन सकता है। इसका एक उदाहरण हमें चीन में ही अब तक के सबसे बड़े डैम में देखने को मिला है। कई रिपोर्ट्स में यह क्लेम किया गया है कि थ्री गॉर्जेस डैम की वजह से धरती के घूमने की गति पर असर पड़ा था। अब चीन थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना बड़ा डैम बना रहा है तो भूकंप का खतरा हो सकता है। हालांकि चीन इन क्लेम्स को नकारता है। चीन ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को अपनी उपलब्धि की तरह पेश करता है। इस बांध को बनाने की एक वजह कार्बन उत्सर्जन कम करना भी बता रहा है वो। चीन 2060 तक पूरी तरह कार्बन मुक्त होना चाहता है, न्यूट्रल होना चाहता है। कार्बन मुक्त का मतलब ये नहीं होता है कि आप कार्बन पैदा ही नहीं करेंगे, आप जितना कार्बन पैदा करते हैं उतना ही सोख लेते हैं, तब आप होते हैं कार्बन न्यूट्रल। इसीलिए अब बिजली के लिए कोयले वाले प्लांट्स की जगह चीन हाइड्रो पावर पर ज्यादा फोकस कर रहा है, जिससे कार्बन इमिशन ना हो, कम हो। इस प्रोजेक्ट का जिक्र पहली बार चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2021 में अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान एक मेगा डैम बनाने की घोषणा की थी। 19 जुलाई को चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने इस परियोजना को सदी की सबसे बड़ी परियोजना बताया। हिंदुस्तान ने क्या कहा? जनवरी 2025 में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी थी कि भारत ने इस मामले में चीन से बात की है। चीन से आग्रह किया गया था कि नदी के निचलों हिस्सों यानी डाउनस्ट्रीम देशों के हितों को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए ज्यादा पारदर्शिता हो, हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर किया जाए। इसके जवाब में चीन ने कहा था कि उसे इस नदी पर बांध बनाने का हक है और उसने डाउनस्ट्रीम देशों पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखा है। ये चैप्टर यहीं तक। अब आपको कुछ अपडेट्स देते हैं। पहला अपडेट ब्राजील से। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति हायर बोल्सोनारो के बेटे पर पाबंदियां लगाई हैं, उनकी संपत्ति सीज कर ली है। बोल्सोनारो के इस बेटे का नाम है एडुआर्डो बोल्सोनारो। कोर्ट ने कहा है कि हायर बोल्सोनारो अपने बेटे को पैसा भेज रहे थे, जिसका इस्तेमाल वो अमेरिका में लॉबिंग के लिए कर रहा था। लॉबिंग से मुराद ये कि वो अपने पिता के पक्ष में अमेरिका में माहौल बनवा रहे हैं।
इसका कॉन्टेक्स्ट आपको 9 जुलाई की घटना से मिल जाएगा। 9 जुलाई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों को चिट्ठियां लिखी। चिट्ठियों में बताया गया कि आप पर कितना टैरिफ लगेगा। ऐसी एक चिट्ठी ब्राजील भी पहुंची राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के नाम। उस चिट्ठी में ट्रंप ने लिखा कि ब्राजील पर 50% टैरिफ लगा देंगे। इतना टैरिफ लगाने की वजह बताई कि आप बोल्सोनारो को प्रताड़ित कर रहे हैं। दरअसल बोल्सोनारो 2022 का राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे और ट्रंप की तरह उन्होंने भी हार मानने से इनकार कर दिया था। सोर लूजर जिसे कहा जाता है। उन पर लूला की सरकार का तख्ता पलट की साजिश करने का भी इल्जाम लगा हुआ है, इसलिए बोल्सोनारो पर जांच चल रही है। 9 जुलाई को ट्रंप ने दावा किया कि उन पर ज्यादती हो रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए टैरिफ लगा दिया। अब ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान ले लिया है और बोल्सोनारो के बेटे की संपत्ति सीज हो रही है। दूसरा अपडेट यूएस है। अमेरिका ने एक बार फिर यूनेस्को से बाहर होने का ऐलान किया है। यूनेस्को वही संस्था है जो दुनिया भर में शिक्षा, संस्कृति और साइंस के जरिए शांति को बढ़ावा देने का काम करती है। ट्रंप सरकार का कहना है कि अब यूनेस्को की नीतियां विवादित और पक्षपाती हो गई हैं, जो ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट यानी अमेरिका के हितों के खिलाफ है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि यूनेस्को आजकल ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को बढ़ावा दे रहा है जो अमेरिकी मूल्यों से मेल नहीं खाते। ये संगठन अब यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देता है, जो यूएस के राष्ट्रीय हितों से अलग है। क्रेजी। व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी एना केली ने भी कहा कि यूनेस्को जागरूकता के नाम पर बंटवारे वाले डिवाइसिव इश्यूज उठा रहा है और ये आम अमेरिकियों की प्रेफरेंसेस से मेल नहीं खाता। अमेरिका का यूनेस्को से बाहर निकलना दिसंबर 2026 से लागू होगा। वहीं यूनेस्को की प्रमुख आड्रे अजुले ने इस फैसले पर अफसोस जताया, लेकिन ये भी कहा कि हमें पहले से अंदेशा था कि अमेरिका फिर से बाहर जाएगा, इसलिए हमने इसकी तैयारी कर रखी थी। ट्रंप अपने पहले टेन्योर में भी यूनेस्को, WHO, यूएन, HRC जैसी संस्थाओं से अमेरिका को बाहर कर चुके थे। बाइडेन ने सत्ता में आते इन फैसलों को पलटा और अमेरिका को फिर से इन संगठनों से जोड़ा का मतलब फंड करना चालू किया। लेकिन अब ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका एक एक कर फिर से इन संगठनों से बाहर हो रहा है। इन्हीं अपडेट्स के साथ में साजिद, जिनका कि आज जन्मदिन है, उनका लिखा और अयान का रिकॉर्ड किया राजदूत कंक्लूड होता है। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के खबरगांव को आप देखते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।